हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो घर पे सभी? बिल्कुल भी इस समय का मिसयूज़ मत करना। वैसे सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स है एंड पता नहीं और भी प्रॉब्लम होने जा रही है। कब तक इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, इसमें हम सभी का योगदान चाहिए। तो इसी के साथ हमारे घर पे रहते हुए हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए एंड पेरेंट्स का साथ दो, उनकी बातें मानो, घर से बाहर ना निकलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो पढ़ाई स्टार्ट करें बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने टेलर प्रिंसिपल लगभग ख़त्म कर दिया था एंड मैंने तुम लोग को एक पॉइंट नहीं बताया था, स्पेशलाइजेशन मैंने बोला था या फंक्शनल फॉर्मेनशिप। स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल फॉर्मेनशिप मैंने आप लोगों को मैंने बताया था, ये एक तरह का एक क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कभी कभी 8 मार्क्स का भी आता है। Who is Taylor? What do you mean by scientific management? And explain the functional foremanship suggested by Taylor. टेलर ने जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप सजेस्ट किया था उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है बच्चों। तो ध्यान से सुनो बच्चों, फंक्शनल फॉर्मेनशिप या स्पेशलाइजेशन कौन है? तो बच्चों एक्चुअली क्या है बच्चों, द साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा सबको याद है? पहले था मेथड स्टडी, वर्क स्टडी था। वर्क स्टडी में हमने सीखा, मेथड स्टडी सीखा, देन टाइम स्टडी, देन मोशन स्टडी, देन फैटिग स्टडी, देन रेट स्टडी। होप किसी का डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। एनी डाउट मुझे मेल करो या ग्रुप पे मैसेज करो सो दैट मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा अगेन। क्लियर बच्चों? उसके बाद प्लानिंग ऑफ टास्क पढ़े, देन उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़े साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, देन पढ़े स्टैंडर्डाइजेशन, देन पढ़े लेबर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट एंड पढ़े थे मेंटल रिवोल्यूशन। एंड हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज हुआ बच्चों फंक्शनल फॉर्मेनशिप या स्पेशलाइजेशन। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन, क्या बताता है, एंड या फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है बच्चों? सो बच्चों याद रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स है ये सारे बेकार हो जाएंगे अगर फंक्शनल फॉर्मेनशिप नहीं होगा। टेलर ही बोलते हैं द साइंटिफिक मैनेजमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट, द साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज नो मीनिंग, रिमेन्स इनकम्प्लीट without the introduction of functional foremanship. The scientific management remains incomplete without the introduction of functional foremanship or specialization or specialized person. तो अभी हमारे मन में आएगा क्या है, बताता हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। पहली बात तो मैंने आपको बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। व्हाटएवर प्रिंसिपल्स, व्हाटएवर टेक्निक्स, मेथड्स जो भी बनाया टेलर ने, जो भी दुनिया को सामने रखा फॉलो करने के लिए, उन सब का कोई फायदा नहीं है जब तक फंक्शनल फॉर्मेनशिप नहीं होगा। सो बच्चों ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम में या 100 इयर्स बैक क्या होता था, 200 इयर्स बैक क्या होता था बच्चों, वन मैन और सुपरवाइजर वाज इन द चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ए नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड ए नंबर ऑफ वर्कर्स वेर डायरेक्टेड अंडर हिज कंट्रोल। इनिशियली बच्चों ट्रेडिशनली क्या होता था, एक पर्सन या उसको बोलते हैं सुपरवाइजर, वो चार्ज लेता था बहुत सारे लोगों को संभालने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करते थे। बट बच्चों अगर एक आदमी अगर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा तो पहली बात तो वो कंट्रोल करने में उसको मुश्किल होगा एंड काम अच्छे से भी नहीं होगा। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू टेलर बच्चों फंक्शनल फॉर्मेनशिप और 8 स्पेशलाइज्ड पर्संस आर इंट्रोड्यूस किए गए, मस्ट बी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने 8 फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब फॉरमैन या सुपरवाइजर को अलॉटमेंट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये एक टेक्निक्स बनाया फंक्शनल फॉर्मेनशिप। समझ में आया? एंड उन 8 लोगों में से पहले 4 थे, फर्स्ट 4 थे बच्चों फॉर प्लानिंग ऑफ टास्क, कोई भी प्लानिंग करना है, प्लानिंग वर्क, एंड लास्ट 4 जो थे बच्चों दैट इज शॉप मैनेजमेंट या शॉप वर्क।
पहला था प्लानिंग करने के लिए, दूसरे वाला सॉप को मैनेज करने के लिए। प्लानिंग ऑफ टास्क, प्लानिंग ऑफ वर्क एंड सॉप वर्क, प्लानिंग मैनेजमेंट एंड सॉप मैनेजमेंट, दोनों के लिए थी। समझ में आया बच्चों? साइंटिफिक मैनेजमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट और हैज नो मीनिंग विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फॉर्मेंसी और स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। इन ट्रेडिशनली बच्चों क्या होता था, वन मैन और सुपरवाइजर वाज इन द चार्ज ऑफ मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग इन ग्रुप ऑफ पर्सन, इन नंबर ऑफ पर्सन. In other words, a group of persons was managed and control one supervisor, and which is not sufficient. One supervisor cannot properly supervise, control, manage the overall activities of a group of persons. That is why Taylor says that, but Taylor said that he introduced 8 functional foremanship or 8 specialist person. That is known as functional foremanship of Taylor. Among these 8 person, first for जो भी है मैं बताऊंगा, first for बच्चों for planning work, whatever planning is required in the organization में उसके लिए चाहिए, and the rest for the balance for बच्चों shop work व shop management. तो फर्स्ट प्लानिंग ऑफ टास्क एंड शॉप मैनेजमेंट के लिए होंगे. सो इन दिस वे टेलर सजेस्टेड 8 डिफरेंट पर्सन to manage, to control, to supervise and for the overall smooth running of the business and to achieve the organizational goal. And in fact Taylor's principles, Taylor's technique has no meaning जब तक बच्चों इन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारे काम इतना जो उसने बोला, मेथड स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, फैटिग स्टडी करो, रेट स्टडी करो, प्लानिंग करो, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग करो, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ें दो, मेंटल रिवोल्यूशन करो, लेबर पार्टिसिपेशन करो, ये सब बच्चों कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है जब तक हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लोग नहीं रहेंगे. सो फाइनली he introduced 8 person, 8 specialist person, first for planning and last for shop management. So let us discuss बच्चों who are involved in planning of work and who comes under shop management. Okay बच्चों, so planning of work में बच्चों पहले आते हैं रूट क्लर्क. पहले पॉइंट आपको मैंने पीडीएफ दिया, उसको देखो, रूट क्लर्क. देन बच्चों सेकेंड में आते हैं बच्चों रूट क्लर्क के बाद इंस्ट्रक्शन क्लर्क. फर्स्ट रूट क्लर्क, देन इंस्ट्रक्शन क्लर्क. सभी समझ पाओगे, सभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एंड एमसीक्यू भी है. हाउ मेनी फंक्शनल फॉर्मेनशिप सजेस्टेड बाय टेलर, कितने फॉर्मेन व कितने स्पेशलाइज्ड पर्सन को टेलर ने सजेस्ट किया है. यू विल राइट, तुम क्या लिखोगे बच्चों, 8 फंक्शनल फॉरमैन या 8 स्पेशलाइज्ड पर्सन. ओके, अगर एग्जाम में आता है अकॉर्डिंग टू टेलर द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन या फॉरमैन रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग ऑफ टास्क या प्लानिंग ऑफ वर्क या प्लानिंग वर्क, देन 4. बच्चों 8 नहीं लिखना, 4. एंड नंबर ऑफ फॉरमैन रिक्वायर्ड फॉर शॉप मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो 4. ओवरऑली 8. तो दिस इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन. Now बच्चों who comes under planning of work, तो फर्स्ट वन इज योर रूट क्लर्क, ROUTE, रूट क्लर्क. सेकेंड वन बच्चों इंस्ट्रक्शन क्लर्क. थर्ड वन बच्चों टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. एंड फाइनली बच्चों प्लानिंग में हो रहा है लास्ट वन इज योर शॉप डिसिप्लिनरियन. रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड बच्चों लास्ट में हो रहा है आप लोगों का शॉप डिसिप्लिनरियन. शॉप डिसिप्लिनरियन. तो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आप सबको समझ जाओगे. तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है हमारा रूट क्लर्क, ROUTE, रूट क्लर्क. ए पर्सन, रूट मतलब क्या बच्चों, रास्ता, पथ, रास्ता. रास्ता मतलब हमारे रोड पे चलने वाला रास्ता नहीं, हम जैसे रोड पे चलते हैं वो वाला रास्ता नहीं बच्चों. दिशा, दिशा, डायरेक्शन. बच्चों जो हमें सही रास्ता दिखाता है, रूट, किस रास्ते पे जाना है, मैं आपको बताऊंगा इस रास्ते पे जाना है एंड आप लोग उसी को फॉलो करेंगे.
तो दैट इज कॉल्ड रूट क्लर्क। सो ए पर्सन मतलब बच्चों जैसे कि पहले पढ़ाई पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, देन मीनिंग पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंस उसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर मीनिंग पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना, हर एक चीज का सीक्वेंस होता है बच्चों। समझ में है कि नहीं? एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा। चाय बनाने के लिए इफ यू वांट टू मेक ए कप ऑफ टी, तो पहले तो चाय पत्ती नहीं डालोगे, पहले गैस जलाओगे, सस्पेंड रखोगे, उसके बाद उसके बाद दूध डालोगे या पानी डालोगे, जो भी डालोगे। तो प्रोसीजर है ना, पहले तो नहीं ना, पहले सस्पेंड रख के उसमें चाय पत्ती चीनी डाल दोगे, फिर उसके बाद दूध डालोगे, फिर गैस जलाओगे, ऐसे तो नहीं होता ना। सो ए पर्सन हु लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क, आपको किस सीक्वेंस में काम करना है, पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है। ए पर्सन हु लेज डाउन LAYS मतलब जो तुम्हारे सामने रख देता है, समझा देता है द सीक्वेंस ऑफ वर्क, काम किस धारा में होगा, पहला क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। ए पर्सन हु लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क डूइंग ए वर्क एंड डायरेक्ट्स यू, तुमको डायरेक्ट करेगा टू फॉलो द सेम, उसी को फॉलो करो, टू अचीव द टारगेट, टू परफॉर्म द टास्क, दैट पर्सन इज नोन एज बच्चों रूट क्लर्क। जो इंसान हमें सीक्वेंस ऑफ वर्क बताता है, क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ वर्क, एंड हमें बच्चों डायरेक्ट करता है उसी को फॉलो करने के लिए, उसको बोला जाता है बच्चों रूट क्लर्क। ए पर्सन हु लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क and direct the worker, guide the worker, supervise the worker to follow the same, उसी को फॉलो करो, that person is known as route clerk। जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें मंजिल दिखाता है, जो हमें रोड में कैसे जाना है वो बताता है, that person is known as route clerk। and very important person बच्चों, रूट किस तरीके से हमारा गोल अचीव होगा, हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे काम करेंगे, दैट इज द वर्क ऑफ रूट क्लर्क। नॉट ओनली ही शोज द पाथ, राइट पाथ नहीं दिखाता, बट ऑल्सो डायरेक्ट्स यू, तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम टू स्ट्रिक्टली डायरेक्ट यू टू फॉलो द सेम, तुमको उसी को फॉलो करने के लिए मजबूर भी करता है। सो दैट इज नोन एज बच्चों रूट क्लर्क। ओके बच्चों, समझ में आए सभी को? उसके बाद बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन आपको सभी को मालूम पड़ा हुआ, इंस्ट्रक्शन क्लर्क का मतलब क्या है, सभी समझ पा रहे होंगे बच्चों। सो इंस्ट्रक्शन क्लर्क कौन है बच्चों? ए पर्सन who lays down the methods of doing the work, कैसे काम किया जाएगा, who gives instruction about the use of tools, equipments, machinery, कैसे काम करना है, कैसे टूल्स को यूज करना है, कैसे मशीनरी को यूज करना है, कैसे इक्विपमेंट को यूज करना है, that person is known as instruction clerk। that means a person who gives instruction how to perform the job, how to use the tools, how to use the equipment, how to run the machine at high speed or low speed, जो भी हमें ओवरऑली सब कुछ बताएगा, that person is known as instruction clerk। फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क, रूट ने रास्ता दिखा दिया, इस रास्ते पे जाओ, उस रास्ते पे जाते वक्त तुम्हें हेल्प करेगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। देन बच्चों थर्ड पॉइंट हुआ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड हु रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम स्पेंड बाय यू ऑन डिफरेंट जॉब। तुम एक्चुअली कितना टाइम एक जॉब पे स्पेंड करते हो, अगर इसको बनाने के लिए आधा घंटा चाहिए, तुम इसमें 2 घंटा 1 घंटा वेस्ट करते हो, 50 मिनट्स वेस्ट करते हो, तो तुम टाइम का मिस यूटिलाइज कर रहे हो। सो एक इंसान तुम्हारे टाइम को देखता रहेगा, तुम्हारे टाइम को वॉच करेगा। अगर तुम आलसी बन के धीरे धीरे काम कर रहे हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, काम प्रोडक्शन में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ए पर्सन, समझ में आया कि नहीं? ए पर्सन so who record the time spent by the worker on particular job हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर हो या फैक्ट्री में किसी भी काम पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द वर्कर्स अबाउट द टाइम एंड रेट। तुम्हारा टाइम कितने समय में तुम्हें काम खत्म करना है, एंड तुम्हारा पेमेंट क्या होगा, रेट क्या होगा। ए पर्सन हु record the exact time spent by the workers on different job, he also inform the workers about the time spent by them, what is their required time and what is their rate, उनका required time कितना है, उनका पैसा कितना होना चाहिए, ये सब बताएगा। that person is known as
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बच्चों ये यहाँ पे बच्चों हमको रूट दिखा दिया, फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद भी वर्कर्स काम को ठीक समय पे खत्म नहीं करेंगे तो उनका पेमेंट कितना होगा, पेमेंट कम होगा, ज्यादा होगा, उनको काम को कितने समय में खत्म करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देगा। These are comes under बच्चों प्लानिंग ऑफ वर्क। प्लानिंग ऑफ वर्क में पहले रूट क्लर्क ने बता दिया, रास्ता दिखा दिया, इंस्ट्रक्शन क्लर्क ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कैसे काम करना है, किस मेथड में करना है, टूल कैसे यूज करना है, इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, मशीन कैसे यूज करना है। टाइम क्लर्क ने तुम्हें तुम्हारा टाइम रिकॉर्ड करके बता दिया, तुम इतने टाइम में काम खत्म करो, इतने टाइम में करना चाहिए, तुम्हारा रेट इतना होगा, पेमेंट इतना होगा। एंड फाइनली बच्चों लास्ट वन इज योर सॉफ्ट डिसिप्लिनरियन, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डील विथ द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है, भंग करता है, उल्लंघन करता है, कोई डिसिप्लिन को नहीं मानता, ब्रीच मतलब तोड़ता है, उल्लंघन करता है, नियम को नहीं मानना, तो जो इंसान उन लोगों के साथ डील करता है जो नियम को नहीं मानते, जो एब्सेंट रहते हैं, जो लेट में आते हैं, जो जल्दी चले जाते हैं, जो काम नहीं करते, जो बहाना करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जो वर्कर्स के अंदर क्या करते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, उन लोगों के साथ डील करने के लिए इंसान होगा जो जितने प्रकार के इनडिसिप्लिन वाले लोग हैं, जितने भी काम चोर है, उन लोगों के साथ डील करेगा बच्चों सॉफ्ट डिसिप्लिनरियन। देखो हमने रूट क्लर्क में आपको रास्ता दिखा दिया एंड आपको डायरेक्ट किया आप इस रास्ते पे जाओ। इंस्ट्रक्शन क्लर्क वहां खड़ा है, आपको वो देख के आपको उसने हेल्प किया। टाइम क्लर्क ने आपको टाइम एंड कॉस्ट के बारे में बता दिया, आप ऐसे काम करेंगे इतने समय में और आपको इतना पैसा मिलेगा। उसके बावजूद बच्चों कुछ लोग काम नहीं करते एंड उन लोगों को मैनेज करता है सॉफ्ट डिसिप्लिनरियन। So a person who is appointed to deal with the cases of breach of discipline, मतलब डिसिप्लिन को तोड़ने वालों के साथ डील करता है, and absenteeism and any person who creates any misunderstanding, any try to break the discipline of the organization, उन लोगों के साथ जो लोग डील करते हैं, जो इंसान डील करता है, उनको समझाता है, पनिशमेंट देता है, उनको जो जिस तरह से वो हैंडल करता है, that person is known as soft disciplinarian। वो समझाए या पनिशमेंट करे, पहले समझाएगा फिर पनिशमेंट देगा। सो दीज आर द पर्सन्स कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर बच्चों प्लानिंग ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टेलर। मैंने आपको शुरू से बता दिया द साइंटिफिक मैनेजमेंट में इतने सारे रूल्स, कड़ा रूल हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। दीज रूल्स वेयर, पहले वो बोलता है दीज रूल्स आर वेयर, नहीं, दीज रूल्स रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इनिशियली ओल्ड एज में बच्चों क्या होता था, पुराने जमाने में तो कुछ एक इंसान ही टोटली सारे वर्कर्स को मैनेज कर लेता था, बट नाउ इट इज इम्पॉसिबल बच्चों हो जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को तुमको इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाना है, तो you have to introduce 8 functional formanship, among them first for planning of work। and planning of work में पहला root clerk, a person who lays down the sequence of work, जो तुम्हारे पास काम करने का तरीका बता देता, पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या करना है, and directs you, guides you to follow the same। वो तुमको बोलते हैं उसी को ही फॉलो करो, इधर उधर नहीं जाना, मैंने आपको जैसे बोला वैसे ही करो। वहां पे आगे जाके तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, दैट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो तुम्हें मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क बताता है, हाउ टू यूज द टूल्स, हाउ टू यूज द इक्विपमेंट्स, हाउ टू रन द मशीन एंड कंप्लीट वर्क के बारे में बताता है। दैट पर्सन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन क्लर्क। उसके बाद जाके बच्चा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ए पर्सन हु रिकॉर्ड्स, सबको समझाने के बाद जो रिकॉर्ड करता है द एग्जैक्ट टाइम स्पेंड बाय यू ऑन डिफरेंट वर्क के ऊपर, एंड ऑल्सो टेल यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कॉस्ट, योर रेट, कितना पैसा तुम्हें मिलेगा बच्चों, एंड तुमको कोशिश करता है अपने टाइम में काम खत्म करो, ये पेमेंट लो, वो होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड ओवरऑली ए पर्सन हु इज इन द चार्ज ऑफ, who is appointed to deal with the cases of breach of discipline, absenteeism, हुआ कि नहीं हुआ, that person is known as soft disciplinarian। या in simple word, a person who is appointed to maintain discipline in the organization is known as soft disciplinarian। So these are the first 4 specialized person या बच्चों foreman for
प्लानिंग वर्क या प्लानिंग ऑफ वर्क। ओके बच्चों, उसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फॉर जो शॉप मैनेजमेंट के लिए है, शॉप वर्क के लिए है। अब हमें शॉप को मैनेज करना है, प्लानिंग हमने सब कर लिया। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत अच्छे से पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कंपल्सरी फॉर योर एग्जामिनेशन। इनफैक्ट इन फ्यूचर किसी भी एंट्रांस में अगर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो आई थिंक 95% ये क्वेश्चन आएगा, गैंग बॉस। तो फर्स्ट वन इज गैंग बॉस, उसके बाद बच्चा स्पीड बॉस, उसके बाद बच्चा रिपेयर बॉस एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस भी आता है एग्जाम में, पर सबसे ज्यादा गैंग बॉस, देन स्पीड बॉस, देन रिपेयर बॉस, ओके, एंड उसके बाद लास्ट बच्चा इंस्पेक्टर। तो नाउ हु इज गैंग बॉस? बच्चा गैंग बॉस किसे बोलते हैं? देखो बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग एज यूजुअल अपनी डेली लाइफ में स्कूल से घर जाते हैं, स्टूडेंट बच्चे जितने होते हैं, घर जाके अपना बैग इधर उधर फेंक देते हैं या पढ़ाई करते हैं, अपनी बुक एक जगह, कॉपी एक जगह, पेन एक जगह, समझ में अपना कैलकुलेटर एक जगह, अपना नोटबुक, फेयर कॉपी, रफ कॉपी सब इधर उधर फेंक देते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब कोई ज़रूरत होता है, एग्जाम आता है, तो इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं। ऐसे भी ना हो तो क्लास जाने के लिए लेट हो जाता है, क्योंकि हम ढूंढते रह जाते हैं, हमारी कोई भी चीज़ ठीक जगह रखी नहीं होती। देखो हम अकेले हैं, एक बच्चा है अपनी किताबों को ठीक से नहीं रखता, इधर उधर हो जाता अपने घर में, कम लोगों में, फिर भी उसको प्रॉब्लम होती है कि नहीं? सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। वैसे ही बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग, हजारों लोग काम करते हैं, सभी के अपने अपने टूल्स होंगे, सभी के अपने अपने आपका जो टूल है, आपका जो टूल है, आपका सपोज ये रेंची है, ये स्क्रू ड्राइवर है, आपका ये प्लास है, ये हैमर, आप सभी के पास अपना अपना टूल्स होगा। किसका काम ये वाला है, किसका काम और कुछ वाला है, सभी के पास काम होंगे। तो काम करते करते टूल्स इधर उधर भी होते होंगे। एंड मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, उसका मटेरियल अलग है, मेरा मटेरियल अलग है, मेरा काम थोड़ा अलग है, उसका काम थोड़ा अलग है। तो बच्चों, अगर फैक्ट्री में आने के बाद वर्कर अगर अपने टूल्स को इधर उधर ढूंढते रहेंगे, अपने मटेरियल्स को ढूंढते रहेंगे, तो काम करने में डिले ही होगा। ऐसा क्यों ना हो, एक आदमी को, 10 आदमी को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए। सपोज मुझे अपॉइंट किया, मैं गैंग बॉस, मेरे साथ और भी असिस्टेंट रहेंगे। तो मेरा काम है वर्कर्स आने से पहले जिस वर्कर के पास जो मटेरियल होना चाहिए उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। इस मशीन के पास ये मटेरियल, उस मशीन के पास वो मटेरियल, एंड इनके टूल्स ये हैं, उनके टूल्स ये हैं, उनके टूल्स वो हैं। कोई भी वर्कर्स आने से पहले जो भी टूल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स चाहिए उस वर्कर को, उसके पास पहले से रख दी। जैसे वो फैक्ट्री में आए, अपना अगर ड्रेस चेंज करना है करे, डायरेक्टली अपने मशीन के पास जाए, काम स्टार्ट करे, 1 मिनट भी डिले ना हो, इधर उधर ना ढूंढे, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। सो अभी शायद आपको समझ में आ गया। आपके टूल्स आपके पास रख दिए जाएंगे, आपकी मशीनरी ठीक से रखी होगी, आपके मटेरियल्स रखे होंगे, सो दैट आप बिना 1 मिनट भी डिले किए अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। दैट इज नोन एज बच्चों गैंग बॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग बॉस, ए पर्सन हुज मेन जॉब इज टू असेंबल ऑल द टूल्स, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द मटेरियल्स। समझ में आया कि नहीं? फॉर दी वर्कर्स, एक इंसान जिनका काम है सारे टूल, सारे इक्विपमेंट, सारे मटेरियल्स को वर्कर्स के लिए इकट्ठा करके उनके पास रख दें, सो दैट द वर्कर व्हेन एंटर द फैक्ट्री दे स्टार्ट देयर वर्क विदाउट एनी डिले। तभी जाके क्या होगा, वर्कर्स जब फैक्ट्री में एंटर करेंगे, अपना काम स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी डिले। दैट पर्सन इज नोन एज, उसी इंसान को बच्चों बोला जाता है, उसी इंसान को बोला जाता है गैंग बॉस। ए पर्सन हु असेंबल्स ऑल द टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल फॉर द वर्कर्स, ए पर्सन हु असेंबल्स ऑल द मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट फॉर द वर्कर्स, so that the workers start their work as soon as they enter the factory without making any delay. So that creates efficiency ना, तभी तो efficiency बनेगी। Whenever you enter the factory, you immediately start your work। ऐसा ना हो आके खड़े रहो, देखते रहो, उधर ढूंढते रहो, बहाना करो हमारे पास मटेरियल नहीं पहुंचा, हमारे पास हमारे टूल्स नहीं, इक्विपमेंट नहीं मिल रहे, आपने कहाँ रख दिया, झगड़ा करते रहो। नो, ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। समझ में आए? सो गैंग बॉस। ओके बच्चों, देन स्पीड बॉस, ए पर्सन हु मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ द मशीन, वो मेंटेन करेगा। who gives you information about the maximum speed, who always maintain the optimum speed। इसी स्पीड में काम करना है, it is desirable, ये स्पीड हमारे लिए ठीक है।
हमें इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करना, अदरवाइज ब्रेकडाउन होगा, एक्सीडेंट होगा, पुअर मटेरियल्स होगा, वेस्टेजेस होगा, एंड इससे कम स्पीड करने से भी हमारा लॉस ही होगा, हमें प्रोडक्शन कम जाएगा, डिले हो जाएगा। सो स्पीड बॉस इज ए पर्सन हु एंश्योर, देखता रहेगा तुम्हारे पास मोशन स्टडी के लिए खड़ा रहेगा, देखता रहेगा वर्कर्स किस स्पीड में काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ऑलवेज इन्फॉर्म यू, गाइड्स यू, इंस्ट्रक्ट यू अबाउट मेंटेनिंग दी ऑप्टिमम स्पीड, डिजायरेबल स्पीड, जो स्पीड हमें अच्छा प्रोडक्शन देगी, हमारा लॉस वेस्टेज नहीं करेगी या हमारे लिए डिले भी नहीं करेगी, ज़्यादा हाई भी नहीं होगी, ज़्यादा कम भी नहीं होगी, एवरेज एंड गुड स्पीड को, ऑप्टिमम स्पीड को, ऑप्टिमम मतलब हाई स्पीड बट नॉट इतना हाई कि प्रॉब्लम हो जाए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है स्पीड बॉस। उसके बाद बच्चों रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस बच्चों रिपेयर बॉस को और बोलते हैं इंजीनियर बोलते हैं, रिपेयर बॉस को अदरवाइज इंजीनियर बोलते हैं बच्चों। सो रिपेयर बॉस और इंजीनियर, ए पर्सन, जो रिपेयर बॉस या इंजीनियर इज अपॉइंटेड who regularly clean the machine, servicing the machine and repair the machine instantly it is broken down। अगर मशीन किसी कारण से खराब हो जाती है, तो सपोज आप लोगों ने देखा होगा, हम ऑर्गेनाइजेशंस में या दुकानों में मशीन खराब होती है तो कंपनी ऑनलाइन पे डायल करके टोल फ्री नंबर पे क्या करती है, कंप्लेन देती है, तो वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आके मैकेनिक रिपेयर करते हैं। एम आई राइट? आपके घर में एसी भी खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेन देते हो, वो फिर आते हैं, फिर आप कभी कभी 2 बार भी देना पड़ता है, 3 बार भी कंप्लेन करना पड़ता है, लोकल मार्केट में भी दुकानदार को बोलना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो बच्चों, अगर कंपनी में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीनरीज, अगर मशीन खराब हो जाए, उनको रिपेयर करने के लिए हम जापान, अमेरिका से, फ्रांस से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से अगर रिपेयर बॉस बुलवाएंगे तो कंपनी के उतने दिन काम बंद रखेगी, लॉस नहीं होगा कंपनी का। तो इसीलिए बच्चों इंजीनियर लोग को जॉब मिलता है ना कंपनी में, तो उनका काम क्या है, तो कंपनी क्या करती है, अपने लिए इंजीनियर खरीद लेती है, अपने पास परमानेंट जॉब देती है इंजीनियर्स को। इंजीनियर को कंपनी में जॉब मिलती है, हु रेगुलरली इज इन द चार्ज ऑफ रेगुलरली क्लीनिंग द मशीन, रिपेयरिंग द मशीन, सर्विसिंग द मशीन, एंड कभी भी बच्चों मशीन खराब हो जाए, इंस्टेंटली दे रिपेयर द मशीन सो दैट द वर्क डिले ना हो, एंड हर दिन आने से पहले वर्कर्स आने से पहले मशीन को ठीक ठाक कर रखता है। So that is known as repair boss. A person is appointed who regularly clean and servicing the machine and instantly repair the machine if it is broken down, so that work delay ना हो। बच्चों समझ में आया? And inspector, last one is your inspector, a person who overall supervise the work of the organization and confirm that, ensures that, assures that work is done as per the required, हमने जो सोचा था वैसे काम चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन इज डन एज पर द रिक्वायर्ड क्वालिटी, हमने जो क्वालिटी सोचा था उस क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड जॉब इज डन एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द इंस्ट्रक्शन, हमने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था काम वैसे ही हो रहा है, कुछ काम में कमी नहीं है, कुछ काम गलत नहीं हो रहा। ओवरऑली सुपरवाइजेस द वर्क एंड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट द वर्क इज डन एज पर द रिक्वायर्ड क्वालिटी, एज पर द इंस्ट्रक्शन, कुछ गलत नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली। समझ में आए? इन ए राइट वे, राइट डायरेक्शन। तो दैट इज द जॉब ऑफ बच्चों इंस्पेक्टर। सो इन दिस वे बच्चों, दीज आर द 8 पर्सन, फर्स्ट फॉर प्लानिंग एंड लास्ट फॉर बच्चों शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट में गैंग बॉस, ए पर्सन इज अपॉइंटेड हु असेंबल ऑल द टूल्स, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द मटेरियल्स available for the workers so that the workers start their work immediately when they enter the factory without making any delay. Then बच्चों speed boss is a person who gives instruction about maintaining the optimum speed of running the machine. Optimum मतलब maximum speed कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा इस प्रॉब्लम एंड लो भी प्रॉब्लम है, so we ensure the optimum speed. Third one is a repair boss or engineer who is appointed for regularly clean the machine, servicing the machine, and also ready to repair the machine instantly if it is broken down, so that work कभी बंद ना हो. And finally, inspector who inspect the overall work of the organizations and confirm that work is done as per the required quality हो रहा है and as per the specification, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे काम हो रहा है and कुछ भी काम में कुछ भी व्यतिक्रम, कुछ भी गलत नहीं हो रहा.
सो दैट जाके टेलर की जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं वो कंफर्म हो रहे हैं, काम हो रहे हैं कि नहीं, इनके लिए 8% का होना बहुत जरूरी है। These are the specialized person functional foremanship introduced by Taylor for the entire business organization. So 8% is very important. This is your MCQ question. It is your 2 marks, 3 marks, and even it is your long question. In fact, it is a part of one long question था टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ टेलर, जितने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसको छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 साल से बच्चों, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ओनली द फंक्शनल फॉरमैनशिप ऑफ टेलर। सो दिस इज द 8 टेलर्स फंक्शनल फॉरमैन। फर्स्ट फॉर प्लानिंग, दैट इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, सब सारे क्लर्क हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनारियन, जो शॉप को डिसिप्लिन मेंटेन करवाने में हेल्प करता है, मतलब करता है डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट फॉर बच्चों हुआ तुम्हारा प्लानिंग वर्क के लिए गैंग बॉस, जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ठीक से रखेगा, वर्कर्स को डिले नहीं करवाएगा। सेकंड बच्चों स्पीड मेंटेन के लिए स्पीड बॉस होगा, हर मशीन को सर्विस क्लीन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए बच्चों रिपेयर बॉस होगा। एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करने के लिए एंड कंफर्म करने के लिए जो काम जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का हो रहा है, हमने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा ही काम हो रहा है, काम में किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं हो रहा, काम कहीं से गलत नहीं हो रहा। एंड इट इज द जॉब ऑफ बच्चों इंस्पेक्टर। Clear? So these are all about the functional foremanship suggested by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor। So इसी के साथ हमारा टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म होता है। प्रिंसिपल नहीं हम पढ़े, टेक्निक्स पढ़े। फर्स्ट वन इज योर वर्क स्टडी, इसके अंदर मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, रेट स्टडी। देखो मुझे याद है, आप लोगों को मुझसे अच्छा याद रखना है। सेकेंड प्लानिंग ऑफ टास्क, उसके बाद थर्ड हुआ बच्चों साइंटिफिकली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। पर यहाँ लिखा है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। देन बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वर्किंग कंडीशंस, ये सब होना चाहिए। एंड बच्चों देन उसके बाद बच्चों ये वाला पॉइंट फंक्शनल फॉरमैनशिप हुआ 5। देन 6 नंबर पॉइंट लेबर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन इज योर मेंटल रिवॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? सो दीज आर ऑल अबाउट द टेक्निक्स एंड मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल। होप सभी को समझ में आया। टेलर ने दुनिया के सामने जो जो बताया था ये सब बहुत इंटरेस्टिंग था। सभी दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो एंड पढ़ाई को पूरा एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तभी तो याद रहेगा। अगर बोर हो जाओगे तो तुम ही बोर हो जाओगे, तुम्हारा लाइफ भी बोर हो जाएगा। समझ में आया? सो गिव योर बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।